दोस्तों, आज मैं एक अपने ऐसे फेवरेट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जिसको कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए आपको चीन जाना पड़े। और कहीं ना कहीं हर शख्स, कहीं ना कहीं हर आदमी और इंसान इस चीज़ से मतलब लगाव महसूस करता है। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसको कभी छीना नहीं जा सकता, लूटा नहीं जा सकता, और इसी के बल पर हमें आगे बढ़ना होता है। शिक्षा ही वो चीज़ है जिसे मतलब गुरु के लिए जैसे कहा गया कि पहले गुरु के पैर छूऊं क्या फिर भगवान को जानूं। गुरु ने ही बताया कि मतलब भगवान पहले है या मतलब भगवान है। तो यहाँ इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज शिक्षा। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आपकी बात करूँगा कि भारत में शिक्षा का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है। जी हाँ, इस टॉपिक पर मैं बात करूँगा क्योंकि किसी भी देश का भविष्य और उसकी तरक्की उसके युवाओं पर निर्भर करती है। और एक युवा अपनी शिक्षा यानी कि एजुकेशन के दम पर योग्य बनता है। किसी भी इंसान की सोच पर उसकी एजुकेशन, उसका इन्वायरमेंट पर गहरा प्रभाव होता है। आज हम टेक्निकल और सोशल रूप से पिछड़ रहे हैं। देश का एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। जी हाँ, पहला जो स्कूली शिक्षा जिसे हम 10वीं कहते हैं। दूसरा जूनियर कॉलेज जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो 12वीं तक होता है। तीसरा है उच्च शिक्षा, कॉलेज में होती है। देश में ज़्यादातर जगह पर वही सिस्टम लागू होता है, जैसे 10+2+3 पैटर्न का प्रयोग होता है। शुरुआती 10 साल शिक्षा, स्कूली शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद 2 साल जूनियर कॉलेज यानी कि जैसे 10+2, और अगले 3 साल या 4 साल कह सकते हैं उच्च शिक्षा, क्योंकि कहीं पर 3 साल की डिग्री है, कहीं पर 4 साल की डिग्री है। देश में स्कूली शिक्षा 5 संस्थानों द्वारा दी जाती है। ये संस्थाएँ हैं CBSE, ICSE, राज्य स्तर बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ओपन स्कूल, जी हाँ, और मदरसा बोर्ड। देश में शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण इन संस्थानों का एक स्तर का ना होना, समान स्तर पर होते हुए भी पाठ्यक्रम में बदलाव, अलग अलग विद्यालयों के छात्रों को शिक्षा में अंतर आ जाता है। जी हाँ, देश में टेक्निकल एजुकेशन को UGC और AICTE दिल्ली मान्यता प्रदान करता है। दोनों ही क्षेत्रों में इन संस्थानों ने इतने ऊंचे मापदंड रखे हुए हैं जिसका पालन बहुत मुश्किल हो पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विभागीय और आधिकारिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार इन संस्थानों के मापदंडों पर सवाल उठाते हैं। यह बात अक्सर देखी जाती है और ये बात बिल्कुल सब देखा जाता है, समझ से परे भी है कि देश के युवाओं के भविष्य का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कैसे इन मतलब भ्रष्टाचारियों में खुद को शामिल कर लेते हैं। पहले ऑफिसर बनते हैं, वही लोग ऑफिसर बनते हैं और फिर वही लोग भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। क्या उन्हें एक बार भी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, या तय मानकों पर खरे न उतरने वाले संस्थानों को भी मान्यता दे दी जाती है। कई बार तो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ है बिना ही उन्हें देश के सर्वोच्च संस्थानों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। और देश के कई संस्थान तो ऐसे हैं जो केवल कागज़ों पर ही हैं, उनका काम केवल डिग्री देने तक ही सीमित है। शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है। शिक्षा माफिया, सफ़ेद पोशी व्यवसायी, अधिकारी वर्ग के लोग और उद्योगपति शामिल है। दरअसल शिक्षा प्रणाली एक उद्योग की तरह काम कर रही है, जिसमें शिक्षा संस्थान को मशीनों का काम कर रहे हैं। जी, छात्रों की फीस से मिला धन रॉ मटेरियल है, और जो 3-4 साल के बाद जो हम लोग डिग्री लेते हैं उससे मिलने वाली डिग्री फाइनल प्रोडक्ट है। सरकार बात तो महाशक्ति बनने की करती है, पर युवाओं को शिक्षित और दक्ष बनाने की जो बात आती है, अगर मैं इस बारे में आंकड़ों पर गौर करूं तो वर्ष 1999 में सरकार कुल GDP का 4.4% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती थी, जो आज घटकर 2018-19 में GDP का 3% हो गया, यानी केवल 5.6 लाख करोड़। जबकि देश को आज़ाद हुए 70 सालों से अधिक का समय बीत गया, पर हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी सच्चाई से दूर है। हम जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। पर अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं तो हमें अपनी सूची, अपने आप को यानी कि अपने भारत को हमें तलाशना पड़ता है। सरकार को देश की अर्थव्यवस्था में स्थिर लाने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की ज़रूरत है। जैसे पूरे देश में स्कूली शिक्षा एक ही पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। मैं यहाँ धार्मिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूँ। स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी कर्मचारी और राजनेता के बच्चों सरकारी शिक्षा
को अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकार को जीडीपी में खर्चे में बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। देश को आज़ाद हुए अब 70 सालों से अधिक समय बीत गया, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आरक्षण का बोझ अभी भी ढो रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का बुरा प्रभाव युवाओं पर अधिक है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आरक्षण से मेरा मतलब ये नहीं है जो लोग गरीब हैं, SC/ST के लोग हैं, OBC के हैं, उनको आरक्षण का। मेरा मानना है कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है मतलब ऑलरेडी 70 सालों से ले रहे हैं और परिपक्व हैं और अपना फाइनेंशियली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वो अपना लाभ ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वंचित जो हैं, जो अभी भी गरीब हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस पर बहस होने की ज़रूरत है। देश में तकनीकी गुणवत्ता परखने के लिए आयोग होना चाहिए, जैसे संस्थानों पर नज़र रखे, उन्हें निर्देशित करे, उन्हें पूरा कंट्रोल दे। सभी शिक्षण संस्थानों में स्थापित मानकों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने मान्यता दे दी, यानी कि एवरी 2 ईयर्स कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम इस बार मतलब जांचें। बच्चों को जो है मतलब नंबरों की मशीन ना बनने दिया जाए, बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों को देश में ओपन एजुकेशन को राजी किया जाए, यानी कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं वो आए हमारे यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी करें और हमारे यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम लागू करें। मैं आज सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इस चीज़ को हमें मानना है कि हम अपने बच्चों को एक नंबरों की मशीन ना बनने दें, बल्कि इस चीज़ का बहुत ध्यान दें कि क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अगर आप बच्चा 35% भी है तो 35% उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल बच्चे ला रहे हैं 90% मार्क्स, उसके बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, क्योंकि बाद में वो टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, वहाँ उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इस पर गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, GDP बढ़ाने की ज़रूरत है और एक बहुत मतलब इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है हम सबको। क्योंकि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है, यह बहुत बड़ा अच्छा कदम है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। जैसे 10+2 के फॉर्मेट को ख़त्म कर 5+3+3+4 फॉर्मेट लाया गया है। जी हाँ, MPhil को ख़त्म कर दिया गया और बहुत सारे चेंजेस किए गए। फाउंडेशन स्टेज को बढ़ाया गया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी इसमें शिक्षा में व्यवस्था के लिए काफ़ी मतलब चेंजेस किए गए हैं। लेकिन सवाल ऐसा है कि क्या इन सब जो नई पॉलिसी आई है, क्या इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का विकास हो पाएगा, क्या क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी, या जो हमारा लो GER है या GDP का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे सामने चुनौती है एक नई शिक्षा नीति की, साथ ही साथ एक नए भारत के निर्माण करने की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसमें अच्छी सोच वाले और रचनात्मक लोगों को लाया जाए, जिससे कि मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सही ढंग से लागू हो और इसका जो मकसद है वो पूरा हो। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।